स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किस प्रकार फैटी एसिड सिंथेसाइज होता है और उसके लिए शुरू में एसिटिल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एसिटिल ग्रुप में एक कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड करके उसे फैटी एसिड सिंथेसिस की साइकिल में जोड़ता है। फैटी एसिड सिंथेसिस की साइकिल में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार ये साइकिल 4 रिएक्शन से मिलके बनती है, जिसमें कंडेंसेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन एंड अगेन रिडक्शन। तो हम ये भी देखें कि जो हमारा 2 कार्बन कंपाउंड जुड़ रहा है एवरी साइकिल में, वो बेसिकली एसिटिल कोएंजाइम ए ही है, यानी वो एसिटिल ग्रुप है। वो मेलोनिल ग्रुप का वो कार्बन नहीं है जो कार्बन जुड़ता है, यानी जो बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा जो कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है उसका लिपिड सिंथेसिस में कोई लेना देना नहीं है। तो जो एसिटिल कोएंजाइम ए बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू बना वही कंपाउंड, बीटा ऑक्सीडेशन वाला नहीं, लेकिन वही एसिटिल कोएंजाइम ए ही फिर से लिपिड को सिंथेसाइज करता है। मेलोनिल कोएंजाइम ए का जो 2 कार्बन है जिससे को जोड़ के हमने एसिटिल कोएंजाइम में मेलोनिल कोएंजाइम ए बनाया है, उसका कोई उसमें लेना देना नहीं है। तो भी क्यों बनता है? इसलिए बनता है कि अगर हम सिंपली एसिटिल ग्रुप को जोड़ना चाहें स्टेप बाय स्टेप, तो इट विल नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो चूंकि एंडरगोनिक रिएक्शन है तो हमें बाहर से बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम इसे मेलोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे एटीपी की एक एनर्जी दे चुके होते हैं। वही एनर्जी जो एटीपी की है प्लस जो थायोएस्टर बॉन्ड है उसके द्वारा वो जो बाहर से एनर्जी हम देते, ये इन्हीं दोनों की वजह से इनपुट होता है, जिससे कि एसिटिल ग्रुप कंडेंस हो जाता है 2 एसिटिल ग्रुप मिलकर के। तो आज हम देखेंगे कि हमने एसिटिल जो हमने फैटी एसिड सिंथेस का जो मल्टी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड ग्रुप है, जो पार्टिकल है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स होती है, उसके और क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला ये है कि जो फैटी एसिड सिंथेसिस है ये ज़्यादातर कहाँ होती है? साइटोसॉल में होती है, मैमल्स के। मैमल्स के साइटोसॉल में होती है। और ये कौन सी एक प्रक्रिया है? ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। और जो फैटी एसिड ब्रेक डाउन है, यानी इससे हम एक चीज और कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। उसी प्रकार जब फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होता है तो वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, जो बेसिकली क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो ये जो 2 रिएक्शन है ये दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में हो रहे हैं, अलग अलग जगह हो रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, साइटोसॉल में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एडिपोज टिश्यू है या जो लीवर के सेल्स हैं उनमें कोई चीज़ ज़्यादा होती है जो साइटोसॉल है। तो यहाँ एक चीज़ और हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो क्या है? NADP है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है? NADH है। तो जो NADP
और का जो रेशियो है ये साइटोसॉल में बहुत हाई होता है, यानी तकरीबन 75 के आसपास। तो साइटोसॉल में बहुत हाई होता है। अगर हम NADP को अगर हम इसका ले साइटोसॉल में, तो ये 10⁻⁴ के आसपास इसका जो है वैल्यू आती है। तो ये बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए फैटी एसिड सिंथेसिस साइटोसॉल में ज़्यादा हो रही है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ इलेक्ट्रॉन जो रिसीवर है, जो ट्रांसफ़र होता है थ्रू कैरियर, वो NAD के थ्रू होता है। जैसे एमिनो एसिड का भी जो ब्रेकडाउन है, या फैटी एसिड का ब्रेकडाउन है, या पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन है, उसकी वजह से NAD की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, क्योंकि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत हाई होता है, और जो बहुत लो होता है साइटोसॉल में। तो ये चीज़ें हमें समझाती हैं कि किस प्रकार से जो साइट ऑफ रिएक्शन है वो बिल्कुल अलग अलग है। साइटोसॉल में फैटी एसिड सिंथेसिस होगी और माइटोकॉन्ड्रिया में कैटाबॉलिक होगी, और एक जो रिएक्शन है वो दूसरे को कंट्रोल करता है। दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस नहीं हो सकते हैं। तो हिपेटोसाइट में हिपेटोसाइट्स मीन्स लीवर सेल, उसमें ये NADP कौन देगा? NADPH सप्लाई कहाँ से होता है? तो जो NADPH सप्लाई होता है उसके दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता है PPP, यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्या है ये? ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है साइटोसॉल में, वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, जिसमें NADPH बनता है। प्लस इसके अलावा एक दूसरा भी एंजाइम है जिसे हम मैलिक एसिड एंजाइम बोलते हैं, जो पायरुवेट बल्कि जो मैलेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, और इसके दौरान NADPH बनाता है। तो ये दोनों तरीके हैं जिनकी वजह से इसका जो रेशियो है वो बहुत हाई रहता है। और आप ये जानते हैं कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। इसी वजह से ये जो सप्लाई है NADPH की, ये NADPH मैलिक एसिड एंजाइम और PPP दोनों की वजह से होती है। अब ये तो मैमल का हो गया। मैमल के बाद अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ऐसा कोई साइटोसॉल का चक्कर नहीं रहता है। वहाँ पर
क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसिस होती है क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, NADPH2 बनता है। तो इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसिस फैटी एसिड की प्लांट्स में होती है। मैमल्स में चूंकि वो फ्यूल स्टोरेज का भी काम करते हैं, ऐसा काम वो प्लांट्स में नहीं करते हैं, फ्यूल स्टोरेज के रूप में नहीं करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होती है और यहाँ पर साइटोसोल में होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें जो समझने वाली चीज है वो ये है कि जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये एसिटिल किस प्रकार से साइटोसोल में आता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये किसका प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस का। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस का ये प्रोडक्ट है, इस वजह से ये ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से ये साइटोसोल में कैसे आता है? क्यों? क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम का कोई भी कैरियर प्रोटीन नहीं है। आप जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है वो कैरियर प्रोटीन के मार्फत ही होता है। तो एसिटिल कोएंजाइम का कोई कैरियर प्रोटीन नहीं है, तो जितना भी चाहे वो एमिनो एसिड के कार्बन बैकबोन टूट रहे हो, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट बनता है उससे एसिटिल कोएंजाइम बन रहा हो, चाहे वो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से बन रहा हो, लेकिन बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, इसकी मेजर सप्लाई बीटा ऑक्सीडेशन से नहीं होती है। ये मत समझिए कि ये जो फैटी एसिड के लिए एसिटिल कोएंजाइम ए यूज हो रहा है वो बीटा ऑक्सीडेशन से आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं होता है। मेजॉरिटी जो है वो पाइरुवेट से आता है। पाइरुवेट से। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ इट ट्रांसफर्स फ्रॉम इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया टू द आउटसाइड। तो उसके लिए शटल सिस्टम है जो कि काम करता है, शटल सिस्टम जो मैमल्स में काम करता है, उसको देखेंगे हम। तो ये जो हमने डायग्राम बना दिया है, इसमें बहुत टाइम लगता है इसलिए मैंने कट शॉर्ट करके बना दिया। इसमें देखिए ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर मेम्ब्रेन नहीं बनाई है हमने, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में ये सारे ट्रांसपोर्टर नहीं है जो इससे संबंधित है। तो इधर एक आप आउटर मेम्ब्रेन भी मान सकते हैं। ये साइटोसोल का हिस्सा है, ये मैट्रिक्स का हिस्सा है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। अब जो हम कह रहे थे कि एसीटेट कैसे जाएगा, तो एसीटेट क्या करता है, ऑक्जेलो एसीटेट से जो साइट्रिक एसिड साइकिल है उसमें एसीटेट जो है ऑक्जेलो एसीटेट से मिल करके क्या बनाता है, सिट्रेट। तो ये जो सिट्रेट है, जब एसीटेट की मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो ये सिट्रेट बनने के बाद ट्रांसपोर्टर के जरिए साइटोसोल में आ जाता है, और जब ये साइटोसोल में आता है तो फिर से डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर उसके साथ 2 कार्बन ऑक्जेलो एसीटेट में जुड़े हैं। तो यहाँ से 2 कार्बन निकलते हैं, वो
एसिटिल कोएंजाइम में निकलता है कार्बन के रूप में, ये एसिटिल कोएंजाइम ए। यही एसिटिल कोएंजाइम ए यहाँ फैटी एसिड सिंथेसिस में चला जाता है। तो ये एक तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें साइट्रेट फिर से ऑक्सिलो एसीटेट में, और ऑक्सिलो एसीटेट चूंकि फिर से नहीं जा सकता है तो वो मैलेट में कन्वर्ट होता है, और ये जो मैलेट है ये अपने ट्रांसपोर्टर जो कि अल्फा कीटो ग्लूटेरेट और मैलेट का ट्रांसपोर्टर है, यानी अगर मैलेट अंदर आएगा तो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट बाहर जाएगा, तो उसके साथ एंटीपोर्टर है, तो उसके माध्यम से ये वापस अंदर आ जाता है और मैलेट फिर से रिड्यूस होकर के ऑक्सिलो एसीटेट बनाता है। लेकिन ये तो एक छोटी साइकिल हुई जो यहाँ से कंप्लीट होती है, जो कि सिट्रेट को बाहर जाए। इसमें हम देख रहे हैं कि जो सिट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है फिर से लाइएज के कारण, यानी उसका ऑक्सीडेशन क्या कहिए, बल्कि जो उसका डिग्रेडेशन हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए के, उसमें एटीपी यूज हो रहा है। देखिए, तो यहाँ एक एनर्जी खर्च हो रही है तब जबकि एसिटिल कोएंजाइम का एक मॉलिक्यूल बाहर आया है। ये ऑक्सिलो एसीटेट वापस नहीं जा सकता है तो मैलेट में चेंज होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो मैलेट है, अब यहाँ पर मैलिक एंजाइम का काम आता है जो मैलेट को फिर से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। ये पायरुवेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर घुसता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड को और लेगा और एटीपी, देखिए यहाँ फिर से, तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और सिट्रेट लाइगेज, ये दो एंजाइम हैं, ये दोनों एंजाइम एक एक एटीपी खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक सिट्रेट एसीटेट ग्रुप के ट्रांसफर होने में 2 एटीपी खर्च होते हैं, यही आपको जानना है। दूसरी चीज जो जाननी है वो कि जो मेजॉरिटी NADPH है, वो इस मैलिक एंजाइम की वजह से आ रहा है, और इसके बाद जो और चाहिए हमें वो किससे आएगा, PPP से। तो मैलिक एंजाइम और PPP आधा करीब आधा NADPH सप्लाई साइटोसॉल में करते हैं, और साइटोसॉल में जो एसिटिल ग्रुप है जिसमें कि बाद में कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके इसे मैलोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करेगी, वो एसिटिल ग्रुप सिट्रेट के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आता है। तो ये एक टोटल सिस्टम है कि साइटोसॉल में किस प्रकार फैटी एसिड सिंथेसिस होती है। अब फैटी एसिड सिंथेसिस हम जानते हैं बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो रेगुलेटेड होते हैं, यानी उनका रेगुलेशन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि फैटी एसिड सिंथेसिस शुरू हो गई तो शुरू ही हो गई, या बीटा ऑक्सीडेशन शुरू हो गया तो शुरू ही हो गया। तो इसका रेगुलेशन अगर हम पढ़ें तो हम ये देखेंगे कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी फैटी एसिड सिंथेसिस की, वो क्या है, वो है एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ये एक बेसिक लिमिटिंग एंजाइम है जो कि जब होगा तभी फैटी एसिड सिंथेसिस स्टार्ट होगी। इसके अलावा सिट्रेट है जो कि एल्लोस्टेरिक एक्टिवेटर है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट बन रहा है पामिटॉइल कोएंजाइम ए,
ये जो पामिटाइल कोएंजाइम ए है ये फीडबैक इनहिबिटर है। ये जो है फीडबैक इनहिबिटर है। तो एसिटिल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज अगर ये एंजाइम नहीं है तो निश्चित रूप से मेलोनिल कोएंजाइम में नहीं बनेगा और फैटी एसिड सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगी। पामिटाइल कोएंजाइम ए है, अगर ये ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा तो ये जाकर के इसे एसिटिल कोएंजाइम ए को इनएक्टिवेट कर देगा। फीडबैक इनहिबिशन आपने देखा होगा कि जब प्रोडक्ट खुद ही पहले स्टेप पे जा करके आप उस वाले स्टेप को ब्लॉक कर देता है, तो फीडबैक इनहिबिशन है। फीडबैक इनहिबिशन है। और सिट्रेट जो है ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। तो व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन एटीपी प्लस एसीटेट, तो ये क्या करता है, ये सिट्रेट को बाहर निकालता है, जिससे बाहर निकल करके ये एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट करने के साथ साथ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम को डीएक्टिवेट करता है। अगर सिट्रेट ज़्यादा होगा तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि ग्लाइकोलिसिस नहीं स्टार्ट होगी। इनहिबिट हो जाएगी इस डीएक्टिवेशन की वजह से। तो इसमें मेजॉरिटी काम जो है वो सिट्रेट का है। एसिटिल कोएंजाइम ए की बात करें तो ये कोवैलेंट मॉडिफिकेशन से भी रेगुलेट होता है। इसमें क्या होता है कि देयर इज ए साइकिल ऑफ फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन होता है। तो ये इनके कोवैलेंट मॉडिफिकेशन कौन लाएगा, तो दो हार्मोन्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ग्लूकेगॉन जो कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है, और प्लस एपिनेफ्रिन। ये क्या करते हैं, ये एसिटिल कार्बोक्सिलेज को फॉस्फोरिलेट कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब डीफॉस्फोरिलेटेड अवस्था में एसिटिल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज होता है तो ये एक पॉलीमरिक चेन बनाता है, यानी एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना लेता है। आपस में जितने भी यूनिट्स हैं वो सब जुड़ करके एक चेन बनाते हैं, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाएगा। व्हेन डीफॉस्फोरिलेटेड, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है कब, जबकि वो डीफॉस्फोरिलेटेड है। और जब फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा तो ये अपने अपने छोटे छोटे टुकड़ों में मोनोमरिक यूनिट्स में टूट जाता है। तो इसी वजह से जब ये डीफॉस्फोरिलेट रहता है, यानी उसमें फॉस्फेट नहीं जुड़ा रहता है, तो ये पॉलीमेरिक यूनिट बनाकर एक्टिव स्टेट में रह करके ये फैटी एसिड सिंथेसिस को बढ़ा देता है। अच्छा, अब ये सारा काम तो उसका हुआ कि एनिमल्स में क्या होता है, लेकिन हम अगर
प्लांट्स में देखें, प्लांट्स प्लस बैक्टीरिया, इनमें प्लांट्स और बैक्टीरिया में सिट्रेट और ये जो फॉस्फोरिलेशन है प्लस डीफॉस्फोरिलेशन है, इन सब का कोई काम नहीं है, यानी दे आर नॉट वर्क एज ए रेगुलेटर। सिट्रेट बाहर आ जाए और वो एल्लोस्टेरिक एक्टिवेटर का काम करे या फॉस्फोरिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन हो जाए एसिटिल कोएंजाइम का, ऐसा कोई भी रेगुलेशन प्लांट्स और बैक्टीरिया में नहीं होता है। प्लांट्स में केवल ये है कि जब हाई पीएच हो जाए और प्लस मैग्नीशियम आयन की अधिकता हो जाए, हाई हो, बढ़ जाए, तो फैटी एसिड सिंथेसिस रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी लाइट आएगी, सनलाइट है, वो जब फोटोसिंथेसिस को बढ़ाएगी तो पीएच बढ़ जाता है। तो जब पीएच बढ़ जाता है क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि थाइलेकॉइड से हाइड्रोजन आयन बाहर निकलने लगते हैं, तो जब पीएच बढ़ जाता है और मैग्नीशियम आयन भी बढ़ जाता है, तो प्लांट्स स्टार्टेड फॉर्मिंग कार्बोहाइड्रेट इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड। और बैक्टीरिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया में जो फैटी एसिड है वो फ्यूल का काम नहीं करते हैं। तो यहां किस लिए इन्हें चाहिए? यहां इन्हें चाहिए मेम्ब्रेन बनाने के लिए। तो बैक्टीरिया रिक्वायर्स फैटी एसिड्स ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो कंट्रोल है वो न्यूक्लियोटाइड के थ्रू होता है, जिसमें गुआनिन, पॉलीगुआनिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिसके थ्रू बैक्टीरिया इसको कंट्रोल करता है। जैसे ये एक गुआनिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जो कि एक कॉम्प्लेक्स तरीके से फैट के सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। तो जो मेजर कंट्रोल है वो वाला वो मैमल्स में होता है, और प्लांट्स और बैक्टीरिया में ऐसा मेजर कंट्रोल नहीं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो बनाया, यानी कि मैमल्स ने या उन्होंने जो बनाया वो क्या बनाया, उन्होंने पामीटेट बनाया, जो कि एक 16 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो फुल्ली सैचुरेटेड है। अब 16 कार्बन ही बना है तो बड़ा कैसे बनेगा? ठीक है, तो बड़ा बनने के लिए मान लीजिए इसमें 2 कार्बन और जुड़ेंगे। तो मैमल्स में फैटी एसिड इलॉन्गेशन सिस्टम होता है, फैटी एसिड इलॉन्गेशन सिस्टम होता है, जो थोड़े डिफरेंट तरीके से एसिटिल ग्रुप जोड़ करके पामीटेट को स्टेरॉयल में बदल देता है। पामीटेट को स्टेरॉयल, पामीटॉयल कोएंजाइम ए को स्टेरॉयल कोएंजाइम ए में बदल देता है। तो ये क्या है? 16 कार्बन का है, ये 18 कार्बन का है। तो ये दोनों ही बेसिक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं मैमल्स में। इसमें स्टेरॉयल में और 2 कार्बन जोड़ सकते हैं, जिससे ये
अराकिडोनेट भी बन सकता है, लेकिन यही दो हैं जो बेसिक हैं जिनसे फिर बाकी और बनते हैं। अब यहाँ पर जो डिफरेंस क्या है, एक तो ये एंजाइम थोड़े से डिफरेंट होते हैं, यानी ये जो एक्सटेंशन ऑफ चेन है उसमें डिफरेंट एंजाइम यूज करते हैं, और को एंजाइम ए कैरियर का काम करता है। वो एंजाइम ए कैरियर का काम करता है किसका? एसिटिल ग्रुप का। किसके अगेंस्ट? ACP के। यानी हमने वहां देखा था एसिटिल कैरियर प्रोटीन, एसिल कैरियर प्रोटीन को हमने देखा था, जो जितनी भी सिंथेसिस की चारों रिएक्शन हुए उसमें लगातार ACP जो है इंटरमीडिएट को पकड़े रहा, कैरी किया। लेकिन यहाँ पर ACP के बजाय को एंजाइम ए कैरियर की तरह काम करता है, और थोड़े से एंजाइम अलग होते हैं, लेकिन जो बेसिक रिएक्शन है वो वही है कि कंडेंसेशन होगा, फिर रिडक्शन होगा, फिर हाइड्रोजनेशन होगा, और फिर से डिहाइड्रोजनेशन होगा, और फिर से रिडक्शन हो जाएगा। तो ये है कि हम किस प्रकार इसे इलोंगेट एनिमल्स और करते हैं। प्लांट्स की दूसरा मैकेनिज्म है। प्लांट्स का मैकेनिज्म क्या है कि वो डीसैचुरेशन कैसे ब्रॉट अबाउट करेंगे। डीसैचुरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में अगर हम या एनिमल्स में ही मान लीजिए करना चाहें, तो एनिमल्स में फैटी एसिड को एंजाइम ए डीसैचुरेज एंजाइम होते हैं। ये डीसैचुरेज एंजाइम होते हैं जो 9 नंबर कार्बन पर उसे डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक जो डीसैचुरेज एंजाइम है ये क्या कर रहा है, ये एक ऑक्सीडेशन कर रहा है जिसे हम मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज बोलते हैं। ये जो डीसैचुरेज है ये क्या है, मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज। तो मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज का मतलब है कि दो अलग अलग सबस्ट्रेट होंगे, देयर विल बी 2 सबस्ट्रेट। 2 सबस्ट्रेट होंगे जिनमें अलग अलग ऑक्सीडेशन होगा। जिनमें अलग अलग ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर हम इसका कोई एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लें तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, एसिल कोएंजाइम ए में हो रहा है, प्लस उसी के साथ साथ दूसरा जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो NADPH का हो रहा है। इन दोनों के ऑक्सीडेशन में कुछ कार्बन कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जिनमें हम यानी साइटोक्रोम बेस्ड होता है, साइटोक्रोम B5 प्लस फ्लेविन। फ्लेविन मतलब FAD, ये ऑक्सीडाइज होते हैं। इन्हें और भी हम कह सकते हैं, इन्हें क्या कह सकते हैं, साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज। तो ये जो सिस्टम है मिक्स्ड फंक्शन है ऑक्सीडेज, यानी मिक्स्ड फंक्शन का मतलब है कि दो अलग अलग सबस्ट्रेट हो रहे हैं, दोनों अलग अलग जो है ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ आपको
बना के दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक रिएक्शन बताया है जिसमें कि ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीजन जो है किसी फैटी एसिड के एक बॉन्ड पर रिएक्ट करेगी और उसे रिड्यूस करके सेकंड डबल बॉन्ड एक क्रिएट कर देगी जिसमें पानी निकलता है। ये किसके द्वारा होता है? फैटी एसिड कोएंजाइम डीसैचुरेज के द्वारा होता है। तो इसमें एक तो जो सबस्ट्रेट है वो ये है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरा सबस्ट्रेट क्या है? ये इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, साइटोक्रोम B5 को रिड्यूस से ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर जब रिड्यूस होता है तो ये FAD को ऑक्सीडाइज करता है। वो फिर से जब रिड्यूस होकर के और फिर से जब ऑक्सीडाइज होता है तो NADPH को ऑक्सीडाइज करता है। दूसरा जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजनेज मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो NADP है। तो इसमें ये प्रक्रिया है जो डिसैचुरेज के द्वारा हो रही है। जैसे कि हम स्टेरॉयल मान लीजिए रॉयल ACP डिसैचुरेज, स्टेरॉयल ACP डिसैचुरेज जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SCD बोलते हैं। ये क्या है? ये 9वें नंबर पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, हमने आपको पहले भी जब फैटी एसिड बताया है तो हमने बताया था कि 9, 12, 15 पर ही डबल बॉन्ड क्रिएट होते हैं। SCD का एक रोल ये भी है, मैमल में, इसे माइस में ज़्यादा पढ़ा गया है कि ये ओबेसिटी प्लस टाइप 2 डायबिटीज क्रिएट करता है। ओबेसिटी क्रिएट करेगा और टाइप 2 डायबिटीज क्रिएट करेगा। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा फैट इंजेक्शन हो रहा है तो ये क्या करेगा कि उन फैट्स को इकट्ठा करके एनिमल्स को या मैमल्स को ओबेस बना देता, मोटा बना देता है, और उसके बाद टाइप 2 लिपिड प्रोफाइल बढ़ा करके टाइप 2 डायबिटीज़ क्रिएट करता है। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसीलिए बहुत सारे जानवर या बहुत सारे इंसान मोटे हो जाते हैं। तो अगर ये नहीं हो, मान लीजिए म्यूटेंट हो, SCD म्यूटेंट हो जाए, तो म्यूटेंट होने की वजह से वो जानवर जो है, जो माउस है, वो ना तो मोटा होगा ना उसमें टाइप 2 डायबिटीज होगी। तो माइस में चूंकि इसे पढ़ा गया तो माइस में ये 1 से लेके 4 तक यानी 4 प्रकार का होता है। 4 आइसोजाइम कह सकते हैं आप उनको, 4 तरीके के होते हैं, जिसमें SCD1 जो है उसी के बारे में ज़्यादा स्टडी हुई है। और SCD का मेन काम क्या है? ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़ को बनाना। अब ये वाला सिस्टम तो 9 नंबर तक यानी 9th कार्बन पे डीसैचुरेशन क्रिएट करना ये मैमल्स के बस का है। लेकिन इसके बाद 12 नंबर पर और 15 नंबर पर डीसैचुरेशन क्रिएट करना ये मैमल के बस का नहीं है। तो चूंकि मैमल इसको नहीं कर पाते हैं तो इसे कौन करता है? फिर प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि जो उनका मान लीजिए ये है 18 है, अगर 2 करना है तो 9 के साथ 12वें कार्बन पे भी डीसैचुरेशन हो जाए, ये प्लांट्स के बस का है। और 12वें के साथ अगर 15वें कार्बन पे भी हो जाए, यानी 15 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लांट्स। हाउ कैन प्लांट दिस, हाउ कैन डीसैचुरेट द पामिटेट और द स्टेरॉयड फैटी एसिड, ये अभी हम देखेंगे।
ये जो है हम इन्हें जब लिखते हैं 2, तो इसको नाम क्या है, लिनोलिएट, अल्फा लिनोलिएट। जब हम 3 लिखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, अल्फा लिनोलिनेट। तो ये किस पर है, ये 9 और 12 पर है, ये 9, 12 और 15 पर है। तो ये डीसैचुरेशन एनिमल्स नहीं कर पाते हैं, प्लांट्स करते हैं, और प्लांट्स भी सीधे फैटी एसिड पे ना करके इसे फॉस्फोलिपिड्स पर करते हैं। अच्छा, ये जितना अभी हमने आपको बताया कि जो इलॉन्गेशन हो रहा है या डीसैचुरेशन हो रहा है, ये सारा का सारा SER में होता है। ये ध्यान रखिएगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही ये सारे के सारे काम होंगे, साइटोसॉल में नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ ये फॉस्फोलिपिड वाला काम प्लांट्स में अगर है तो वो ER प्लस क्लोरोप्लास्ट में इनके एंजाइम्स रहते हैं जो इसे अंजाम देते हैं। फॉस्फोलिपिड में क्या होगा, जो ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल के बीच वाला जो बीच वाली चेन है उसमें ये डीसैचुरेशन लाते हैं प्लांट्स, किनारे वाले में नहीं, लेकिन बीच वाली जो चेन है तो उसमें ये डीसैचुरेशन, मान लीजिए यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, ये वाली चेन जो है वो सैचुरेटेड होती है। यहाँ पे फॉस्फेट लगा होता है, फॉस्फेट के साथ मान लीजिए कोलिन लगा हुआ है, और ये क्या है, ग्लिसरॉल है। तो दे ब्रिंग्स अबाउट डीसैचुरेशन इन द मिडिल फैटी एसिड प्रेजेंट ऑन द मिडिल कार्बन। मैंने आपको जब फैटी एसिड बताया था तब भी बताया था कि नॉर्मल जो वे ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है, या उसमें जो किनारे वाला कार्बन होता है, वो फैटी एसिड होता है, वो ज़्यादातर सैचुरेटेड होता है, और जो नंबर 2 कार्बन यानी बीच वाला होता है वही अनसैचुरेटेड होता है। तो चूंकि लिनोलिएट और लिनोलिनेट ये बहुत जरूरी है, दीज आर दी इसेंशियल फैटी एसिड्स। तो इसीलिए मैमल्स को अपनी डाइट में इन्हें लेना पड़ता है। मैमल्स मस्ट कंज्यूम दीज फैटी एसिड्स। नेक्स्ट है इसमें आइकोसानॉइड्स, जो कि शॉर्ट रेंज, जो कि एक शॉर्ट रेंज्ड बायोलॉजिकल सिग्नल की तरह काम करते हैं। जो भी सेल है जहाँ से सिक्रीट होते हैं उसके नियर बाई सेल में ही ये सिग्नल्स का काम करते हैं। तो मैमल्स में क्या होता है कि मैमल्स में जो आइकोसानॉइड है, ये होता क्या है कि जैसे आइकोसानॉइड हो ना 20 कार्बन्स वाले, तो अभी मैंने आपको बताया था पहले एरेकिडोनेट, ये एक 20 कार्बन का फैटी एसिड है। ये एरेकिडोनेट किसी भी ग्लिसरॉल के जो फॉस्फोलिपिड है उसके बीच वाले में लगा रहता है। जहां जहां ये होता है उसका मतलब कि डबल बॉन्ड है। तो जो फॉस्फोलाइपेज A2 है, A2 एंजाइम इस बीच वाले एरेकिडोनेट को यानी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स पे को अटैक करके उसमें से इस बीच वाले एरेकिडोनेट को रिलीज कर देता है।
ये एराकिडोनेट रिलीज होने के बाद दूसरे एंजाइम से रिएक्ट करके प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो इसकी शुरुआत किससे बनती है, PGH2 से। तो ये जो एंजाइम है जो इसे जिसको हम साइक्लो ऑक्सीजिनेज बोलते हैं, जो कि एक तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन H2 ऑक्सीडेज भी से हम बोल सकते हैं, सिंथेज बोलते हैं बल्कि, प्रोस्टाग्लैंडिन ये वाला H2 प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज, जिसे साइक्लोऑक्सीडेज है, तो जिसे हम यहां पर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, COX, ये COX। तो ये एंजाइम क्या काम करता है, इस एराकिडोनेट को, जो कि एक लंबी चेन है, इसमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। 2 स्टेप में होता है। पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर में जब ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होती है तो वो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में जुड़ करके एक PGG2 बनाती है। दूसरी जो खास बात है जो इस साइक्लो ऑक्सीजनेस की या प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज की, ये बाई फंक्शनल एंजाइम है। बाई फंक्शनल एंजाइम का मतलब हुआ कि ये एंजाइम 2 तरीके से व्यवहार करता है। तो एक तरफ तो ये ऑक्सीजनेस की तरीके से व्यवहार कर रहा है, दूसरी तरीके से परऑक्सीडेज की तरीके से व्यवहार कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बना, PGG2। सेकेंड स्टेप में जो परऑक्सीडेज की एक्टिविटी आई, जिसने कि परऑक्सीडेज से 2 ऑक्सीजन, यहां से 1 ऑक्सीजन निकाल दिया, वो क्या बनाएगा, PGH2। तो यहां याद रखना है कि जो कॉक्स है ये एक बाई फंक्शनल एंजाइम है विच बिहेव्स in 2 different manners, first as oxygenase and then as peroxidase। तो इससे जो PGH2 बनता है, ये PGH2 जो बनता है, यही जो कंपाउंड है ये बाद में दूसरे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगा और दूसरे थ्रोम्बोक्सिन भी बनाएगा। Thromboxane and different prostaglandins are basically formed by the prostaglandins hydride या H2 उसे हम बोलते हैं। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये जो कॉक्स एंजाइम है, ये 2 तरीके से मिलता है। एक यानी 2 आइसोजाइम है, ये COX-1 एंड COX-2। इनके ज़्यादातर जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो सेम है और इनके ज़्यादातर काम करने का भी तरीका सेम है। तो इन दोनों काम क्या करते हैं, जो COX-1 है वो क्या करता है, वो स्टमक में म्यूसिन सिक्रीट करने का काम करता है। और जो COX-2 है वो क्या करता है, वो इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर क्रिएट करता है। तो जो COX-2 है, अगर इसे हम इनहिबिट कर दें तो हमें इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर नहीं होगा। तो इसके लिए जो सबसे पहले दवाई मिली थी प्लांट से, वो थी एस्पिरिन। एस्पिरिन को हम क्या बोलते हैं, एसिटिल
सैलिसिलेट। तो एसिटिल सैलिसिलेट है, वो दिक्कत क्या है इसमें कि वो इसे भी इनहिबिट कर देता है और इसे भी इनहिबिट कर देता है। तो क्या होगा कि जब एस्पिरिन खाएंगे तो फीवर पेन में रिलीफ मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि वो COX-1 भी इनहिबिट हो गया है तो स्टमक में इरिटेशन होता है। ये इसका साइड इफेक्ट है, ये इसका साइड इफेक्ट है एस्पिरिन का। आइबुप्रोफेन है, जैसे आइबुप्रोफेन बहुत सारे हैं, या और भी जो कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इसमें NSAI और D को अगर हम ले लें तो हम इसे क्या बोलते हैं, NSAID। ये इन सारी ड्रग्स का नाम है जो कि नॉन स्टेरॉयडल है। तो उसमें आइबुप्रोफेन का नाम भी आता है, जो इसी तरीके से COX-1 और COX-2 को इनहिबिट करती है। तो इसके अलावा अभी रिसेंटली 2000 के बाद 2-3 और केमिकल्स डिस्कवर हुए थे जो कि COX-2 को ही केवल कर रहे थे और COX-1 को इनहिबिट नहीं कर रहे थे। तो उन्हें शुरू में क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया, फिर दवाई की तरह भी यूज़ किया गया, लेकिन बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो गए, वो किसी दूसरी साइकिल को इनहिबिट कर रहे थे। तो इसलिए अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन दवा के रूप में बंद कर दिया गया है। तो आइकोसानाइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद थ्रोम्बोक्सिन भी मैंने आपको बताया कि थ्रोम्बोक्सिन भी जो बनेगा वो PGH2 से ही बनेगा। वो भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये किस में मिलते हैं, प्लेटलेट्स में। तो प्लेटलेट्स में बनते हैं और प्लेटलेट्स को उनके इकट्ठा होने में सहायता देते हैं थ्रोम्बोक्सिन स्ट्रक्चर भी, जो एग्लोमेरेशन है और एक स्ट्रक्चर कंपाउंड क्या बना रहा है, थ्रोम्बोक्सिन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायता देता है। इसीलिए जो लोग एस्पिरिन लगातार खाते हैं उनका ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाता है, तो उन्हें जो फायदा मिलता है कि हार्ट स्ट्रोक नहीं होगा। अगर एस्पिरिन खाते रहेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो हार्ट स्ट्रोक का भी खतरा कम हो जाता है। तो अक्सर आजकल डॉक्टर एस्पिरिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं जिनकी हाई ब्लड प्रेशर या कोई कार्डियक डिजीज हो। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक साइक्लिक है स्ट्रक्चर, लेकिन जहाँ साइक्लिक ना हो वहाँ एक नया स्ट्रक्चर बनता है PGH2 से, जिसको बोलते हैं ल्यूकोट्राईइन। तो ल्यूकोट्राईइन में क्या है कि इसी प्रकार से एराकिडोनेट है, एराकिडोनेट बन रहा है, COO का एक टर्मिनल है उसके पास। तो उससे पहले यहाँ पर पांचवें कार्बन पर OOH ग्रुप जुड़ जाता है। तो चूंकि OOH ग्रुप जुड़ जाता है और जो इंटरमीडिएट है जो इससे बन रहा है, यानी इसमें ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर ना क्रिएट हो, केवल लंबा हो, उसमें एक ऑक्सीजनेशन से 2 OH जुड़ेगा, जैसे यहाँ जुड़ा था,
उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स होंगे तो एक लीनियर कंपाउंड बनता है जो कि ल्यूकोट्राइन के नाम से जाना जाता है। तो ल्यूकोट्राइन भी जो बन रहा है वो मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज है। उसमें एक और चीज बता दें कि उसमें जो साइटोक्रोम है वो साइटोक्रोम 450 फैमिली का है। ये क्या चीज होती है? ये अपने आप में एक अलग तरीके का ऑक्सीजनेस एंजाइम है जिसमें जब ये इलेक्ट्रॉन कैरी करता है तो 450 वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एमिट करने लगता है। तो इस वजह से इसका नाम 450 पड़ा है, साइटोक्रोम 450। इसका डिटेल अभी यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि ल्यूकोट्राइन 450 होना चाहिए, जो कि ल्यूकोट्राइन मतलब 450 वाला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम है वो ल्यूकोट्राइन बनाने में होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी सिग्नल्स बनाते हैं। तो प्लांट्स जो सिगरेट बनाते हैं उसमें भी जैसे हमने आपको जब फैटी एसिड हम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको जैस्मिन फ्लावर के बारे में बताया था। उसमें एक जैस्मोनेट कंपाउंड बनता है जो कि एक मैसेंजर है जो प्लांट सिक्रीट करता है, जिससे कि अगर कोई हर्बीवोरस पास में आने वाला हो या ऐसे एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है जिनकी वजह से हर्बीवोर्स इंसेक्ट्स या एनिमल्स रिपेल किए जा सके। तो मेरा कहने मतलब कि प्लांट्स भी ऐसे मैसेंजर्स बनाते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनका काम मैसेजिंग का होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पर मैं अपना लेक्चर रोक दूँ क्योंकि बहुत सारा टाइम हो रहा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स कैसे बनते हैं, तो इनकी सिंथेसिस कैसे होती है ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।